दोस्तों, सीख की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नरेश ने एकदम से फोन नीचे रखा और उसका हाथ अभी भी कंपकपा रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो माधवी, बुरी खबर है। बाबूजी नहीं रहे। हमें गांव में चलना है। मुन्ना को दूध आदि पिला देना, वहां दिक्कत आएगी। नरेश की पत्नी भी एकदम से चौंक कर बोली, क्या बाबूजी हमें छोड़कर चले गए? ओह! यह कहकर माधवी अपना सिर पकड़कर वहीं पर बैठ गई। रामगोपाल जी अपने कस्बे के मध्यम श्रेणी के कारोबारी थे। उनके दो ही बेटे थे, नरेश और महेश। नरेश कुशाग्र बुद्धि रखता था, सो अपने पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहता था, जबकि छोटा बेटा महेश हमेशा मध्यम श्रेणी का विद्यार्थी रहा। उसका मन असल में पढ़ाई में लगता ही नहीं था। रामगोपाल जी को महेश के भविष्य की ही चिंता सताती रहती। उनका सोचना था कि महेश को अपने साथ कारोबार में लगाया गया तो पता नहीं वो संभाल पाएगा या नहीं। उनका विश्वास महेश के मामले में डगमगाता रहता। नरेश की तरह पढ़ लिख लेता तो कहीं अच्छी नौकरी पा जाता तो जिंदगी भर की निश्चिंतता हो जाती। महेश ने किसी प्रकार ग्रेजुएशन तो कर लिया, पर किसी भी बड़े भाई नरेश की तरह नौकरी नहीं पा सका। अंतोतगत्वा रामगोपाल जी ने महेश को अपने साथ अपने कारोबार में ही लगा लिया। स्वाभाविक रूप से महेश जब अपने घर में रहने लगा, अब अपने पिता से उनके कारोबार के गुर भी सीखने लगा। धीरे धीरे महेश अपने पिता रामगोपाल जी के कारोबार में रमने लगा था। अपने पिता के कारोबार को वह नई ऊंचाई तो दे नहीं सका, पर उसने घटने भी नहीं दिया। पहले की तरह काम चलने लगा, लेकिन एक सहूलियत हो गई कि अब रामगोपाल जी को अपने कारोबार में महेश का साथ मिल गया था। उसके प्रति कुछ कर पाएगा या नहीं, ये वाला संशय भी समाप्त होता जा रहा था। उधर नरेश अच्छे पद पर, काफी अच्छे वेतन पर शहर में जॉब कर रहा था। उसका अपने कस्बे में कम ही आना होता था। शहर जिंदगी उसे रास आ गई थी और उसी सभ्यता में रच गया था। जब भी नरेश अपने पिता के पास आता तो उसे लगता कि पिताजी ने उसके साथ अन्याय किया। छोटे भाई को कस्बे का घर और कारोबार सब कुछ दे दिया, जबकि इस सब में उसका भी तो हिस्सा है। उसे यह भी लगता कि महेश ने जानबूझकर कोई नौकरी नहीं की, बस पिता की संपत्ति पर अपना हक जमा लिया है। ये सब सोच सोच कर उसका मन वितृष्ण से भर जाता था। नरेश जब किसी भी त्योहार पर घर आता तो जाते समय महेश शहर से जरूरतों का काफी सामान नरेश को आग्रह पूर्वक लेकर जाने में बाध्य करता। पर नरेश को लगता कि जब सब महेश की चापलूसी मात्र है। नरेश का मन खट्टा ही रहता। रामगोपाल जी बीमार रहने लगे थे। अब सारा कारोबार महेश के जिम्मे ही था। पिता की देखभाल और व्यवसाय को संभालना अब महेश का ही दायित्व हो गए था। रामगोपाल जी अपनी बीमारी की अवस्था में नरेश को याद करते रहते। आंखों के सामने नरेश ही तो नहीं रहता। महेश ने भाई के समाचार भी भिजवाया कि भाई आ जाओ, उनको शांति मिल जाएगी। पता नहीं कितने दिन अपने बीच में है। नरेश दो टूक जवाब दे देता कि छुट्टियां ऐसे कहाँ मिलती हैं। पिता की देखभाल को तुम हो, मैं ही एक्स्ट्रा क्या कर लूंगा। महेश सहम कर इतना ही कह पाता, भैया बात करने का नहीं, आपके उनके सामने रहने की है। पर नरेश कोई तवज्जो नहीं देता। रामगोपाल जी की तबीयत निरंतर बिगड़ी जा रही थी। उनकी इच्छा नरेश और मुन्ना को एक बार देख लेने की थी, पर नरेश आ ही नहीं पा रहा था। अब रामगोपाल जी ने महेश से नरेश के बारे में भी कहना छोड़ दिया था। उन्होंने समझ लिया कि वो नहीं आएगा। मुन्ना की याद में बस दो आंसू बहाकर ढुलक पड़ते। एक दिन सुबह सुबह महेश अपने पिता के पास उनको देखने आया तो उसने पाया कि उनके प्राण पखेरु तो उड़ चुके थे। चेहरे पर एक लालसा का भाव अब भी साफ दिखाई पड़ रहा था। किसी के इंतजार में आंखें अब भी खुली थी, शायद नरेश और मुन्ना को देखने की लालसा में। महेश ने रोते रोते अपने पिता की आंखें बंद की और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गया। सब रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को रामगोपाल जी के स्वर्गवासी होने की सूचना दे दी गई थी। नरेश को जैसे ही सूचना मिली तो वो धक से धक्का रह गया। पिताजी का सौम्य व्यवहार, उनका नियमित जीवन, अपने बच्चों के लिए प्यार और सब कुछ याद आ रहा था। घर जाते समय माधवी बोली, देखो जी, बाबूजी तो चले गए। महेश भैया ने ही उनका सब कुछ किया है। हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप वहां अपना बड़ापन रखते हुए सब कुछ महेश भैया को ही सौंप देना। इससे बाबूजी की आत्मा को शांति भी मिलेगी। नरेश ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस चुपचाप बैठा रहा। नरेश के पहुंचने पर रामगोपाल जी का अंतिम संस्कार संपन्न कर दिया गया।
उठावनी पर 3 दिन नरेश को कम से कम रुकना ही था। उसी दिन रात्रि में महेश नरेश के कमरे में आया और बोला, भैया अब तक तो सब कुछ बाबूजी के हाथ में था, वो तो चले गए, अब तो आप ही घर में बड़े हैं। भैया सुबह कारोबार का हिसाब किताब देख लो, और घर में तो एक कमरे रसोई में गुजारा कर लूंगा। अब सब कैसे करना है आपको ही बताना है। नरेश महेश का मुंह देखता रह गया। उसके मन में तो ग्रंथि थी कि सब कुछ महेश ने पिता को पक्ष में लेकर अपने कब्जे में कर लिया है, पर यहाँ तो वो पिता के न रहने पर सब कुछ मुझे ही सौंपने को तैयार था। कितना बड़ा हो गया है महेश। नरेश अपने छोटे भाई के सामने ही अपने को बोना पा रहा था, और पिता और महेश के प्रति रखी सोच से आज नरेश खुद ही शर्मिंदगी में गड़ा जा रहा था। एकाएक नरेश ने खड़े होकर महेश को गले लगा लिया। अरे महेश मेरे भाई, तू रहेगा एक कमरे में और ये पूरा तेरा घर ही है, और कुछ भी यदि कमी रहेगी तो मुझसे कहना। बाबूजी पंछी बन उड़ गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना। इस तरह से नरेश के भी मन का जो खट्टापन था वो खत्म हो गया था। अफसोस भी था कि वो बाबूजी के जिंदा रहते उनसे मिल नहीं पाया था। आपको यह कहानी कैसी लगी? ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।